हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग को एग्जाम लिखने के बाद ये वीडियो देखिएगा और एग्जाम लिखिएगा तो ये बोलिएगा कि मज़ा आ गया, है ना। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, खुद आप लोग देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। और ज़रूर यहाँ से जो है क्वेश्चन छपने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को मदद मिल पाए। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से कि मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है ना। मोहनजोदड़ो जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है मृतकों का टीला, है ना। मृतकों का टीला, तथा यह सिंधी भाषा का ही शब्द है। क्या है कि मोहनजोदड़ो का मतलब शाब्दिक जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला टीला जो मृतक लोग रहता है उस टीले को ही इसका जो है मोहनजोदड़ो बोला जाता है। और यह है सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द जो है वो मोहनजोदड़ो है ना। आगे क्वेश्चन है कि खानकाह, है ना। खानकाह जो है इसे आप क्या समझते हैं? तो सूफियों के आश्रय, है ना। सूफियों के आश्रय स्थल जो होता है, ये सूफी लोग जहाँ मतलब निवास करता है, वो सबको निवास स्थल को ही क्या बोला जाता है? खानकाह के नाम से जाना जाता है। सूफी लोग जहाँ निवास करता है ना, सूफी लोग जो होता है वो लोग जहाँ पर रहता है जिस जगह पर, तो उसी को खानकाह नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि गोपुरम क्या है ना। गोपुरम क्या होता है? तो दक्षिण भारत में मंदिर के जो प्रवेश द्वार होता है ना, दक्षिण भारत में मंदिर में जो प्रवेश प्रवेश द्वार मतलब मंदिर में जाने के जो द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है घुसने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है? गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत में, है ना। दक्षिण भारत में क्या होता है कि मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। और गोपुरम जो है एक विशाल और ऊंचे, है ना, बनाए जाते थे, जो कि चित्रकलाओं से अलंकृत होता था। आगे क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा, है ना। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? नामा जो है, हुमायूं नामा का रचना जो है किसके द्वारा किया गया है? तो हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन, है ना, गुलबदन बेगम ने सीधे, है ना। हुमायूं जो है, हुमायूं नामा जो है वो रचना कौन किया है? तो गुलबदन बेगम ने जो था, है ना, की थी, जो कि बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन थी, है ना। फिर से एक बार देखते हैं, हुमायूं नामा क्या है? तो हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन किया था, है ना। गुलबदन बेगम ने किया था, जो कि क्या था? बाबर की एक पुत्री एवं हुमायूं की क्या है? बहन थी। आगे क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का जो है प्रमुख नेता का नाम लिखना है। तो संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता जो था वो चार था, है ना। कौन कौन? तो चार मतलब मुर्मू भाई लोग था, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों भाई जो था वो संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता था। कौन कौन? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, है ना। तथा दोनों जो है वो दो जुड़वा था, है ना। मुर्मू के बहने और फूलो और झानो थे। ये सारे जो थे वो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। आगे क्वेश्चन है कि आइन ए दहसाला, है ना। आइन ए दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक जो था वो कौन था, है ना। तो आइन ए दहसाला जो था ना, आइन ए दहसाला के प्रतिपादक जो था वो टोरमंडल था। कौन था? टोरमंडल था, जिसको अकबर ने है, जो अकबर जो था, अकबर के भूमि में क्या किया गया था? भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि इंडो, है ना। इंडो सारा सैनिक जो है, इंडो सारा सैनिक जो है वो स्थापत्य शैली का भारत में दो उदाहरण देना है। इंडो सारा सैनिक के स्थापत्य के शैली के जो है वो भारत में दो उदाहरण देना है। तो इस शैली के उदाहरण में गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है ना। इस शैली की उदाहरण क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया जो कि कहाँ है? मुंबई में है। और होटल ताजमहल, है ना। होटल ताजमहल जो है वो प्रमुख है। और इसमें से जो भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों स्थापत्य जो है वो शैली का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि धम्म नीति क्या होता है ना। धम्म नीति जो होता है क्या होता है? तो अशोक के द्वारा नवीन धर्म, है ना, नया धर्म का मार्ग का प्रचार किया गया था, और उसी को अशोक का धम्म कहा जाता है ना। बहुत कोई कहता है कि अशोक और ये जो है गौतम बुद्ध दोनों का मतलब जो है वो सेम है ना। तो ये सेम नहीं था, है ना। अशोक द्वारा जो है, अशोक द्वारा एक नया धर्म का मार्ग प्रचार किया गया था, जिसको अशोक का धम्म कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म से हट के थोड़ा था। अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में जो है वो धम्म का परिभाषा भी दिया गया है। इसमें हुआ क्या था कि कलिंग का युद्ध जो हुआ था, है ना, कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक ने क्या हुआ था? सर्वदा के लिए जो है वो शस्त्र का त्याग कर दिया था। मतलब कलिंग में अशोक लड़ाई लड़ा, जिसके चलते इतना लोग मारा गया था कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, है ना। और हृदय परिवर्तन के बाद वो शस्त्र को क्या कर दिया? त्याग दिया, और युद्ध के स्थान पर धम्म जो है वो
धर्म घोष है ना का बढ़ावा दिया और अशोक ने अपने धर्म नीति के अंतर्गत बड़ों का जो है वो प्रति सम्मान, सन्यासों ब्राह्मण के प्रति जो उदारता, सेवक और दासों के प्रति जो था वो अच्छा व्यवहार शुरू कर दिया था। मतलब इसका पूरा जो है हृदय ही परिवर्तन हो गया था। दूसरों धर्म के प्रति आदर करने लगा था, दूसरों के धर्म को भी आदर करने लगा था और धर्म की नीति में जो है तत्कालीन सभी धर्मों का सार जो है वो सदगुरु पर जोर दिया जाता था, है ना। कर्मकांड को सीमित कर धर्म का व्यवहार को बनाया गया था इस तरह से। आगे है क्वेश्चन कि बासरा तथा वेसरा से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बासरा और वेसरा से आप क्या समझते हैं? तो सूफी सिलसिला के मुख्य दो वर्गों में बांटा गया था। सूफी लोग को दो वर्गों में बांटा गया था। पहला जो था बासरा, है ना। तो बासरा में क्या था कि वैसे, है ना, वैसे सूफी संत जो इस्लाम के नियम को क्या करता था अनुसार अपना आचरण करते थे। बासरा में फिर से समझिएगा, बासरा जो था सूफी का दो मुख्य भाग में बांट दिया गया था। सूफी सिलसिले को दो भाग में बांटा था, बासरा और वेसरा। तो बासरा में था कि सूफी संत जो इस्लाम नियम को अनुसार अपना आचरण करते थे, मतलब इस्लाम के अनुसार जो था वो लोग चलता था। लेकिन वेसरा में क्या था कि वैसा सूफी संत जो इस्लाम नियम को जो है वो बंधन में बंधे हुए आचरण को जो था नहीं करते थे, ना। मतलब ये जो है वो इस्लाम के नियम के अनुसार नहीं चलते थे वेसरा में, है ना। और ये अधिकतर जो है वो घुमक्कड़ सूफी संत होते थे, मतलब घूमने वाले सूफी संत होते थे। बासरा में क्या होता था कि मुस्लिम, है ना, बासरा में जो है था कि इस्लाम धर्म के जो है वो अनुसार सारा चीज़ व्यवहार करना रहता था। लेकिन वेसरा में जो था वो इस्लाम धर्म के नियम का पालन करना ही नहीं चाहता था, है ना? और ये लोग जो था अधिकतर घुमंकर सूफी संत होते थे। आगे क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहाँ से जो है तथा किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है कब और कहाँ तथा किसने लागू किया गया था, है ना? किसने लागू किया था? तो अंग्रेजों ने जो था, अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन में, अंग्रेज लोग क्या था अपने औपनिवेशिक शासन में जो था वो भू राजस्व की नीति के अंतर्गत जो था, भूमि के राजस्व की नीति के अंतर्गत जो था अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था 1793 ईस्वी में, है ना। बंगाल में हो गया, बिहार में हो गया, उड़ीसा में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में भी ये जो था स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। अब इसमें होता क्या था, है ना? ये ठीक है कि मतलब इस जगह पर जो था 1793 में जो था वो लागू किया गया था। लेकिन ये क्या था, है ना? ये क्या था? तो इसमें ये था कि समूचे भारत के 19% भाग पर बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर किया हुआ था और ये व्यवस्था जो था कॉर्नवालिस द्वारा जो था वो लागू किया गया था। इसमें क्या होता था कि इस व्यवस्था में भूमि का प्रबंध जो था, है ना? भूमि का जो भी प्रबंध होता था वो ज़मींदार के साथ में किया जाता था। एक ज़मींदार को जो भी भूमि का प्रबंध होना था, वो ज़मींदार को दे दिया जाता था, जो कि केवल क्या करता था, कर को वसूल करता था, है ना? कोई भी भूमि था, भूमि को एक ज़मींदार को दे दिया जाता था और वही ज़मींदार जो था वो सबसे क्या करता था, कर को वसूल ही करता था, है ना? कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था और सरकार जब चाहे उसे हटा भी सकती थी, है ना? अस्थायी बंदोबस्त जिसको मतलब सौंपा गया है, उसको सरकार चाहे तो हटा भी सकता था। भूमि पर केवल राज का ही अधिकार होता था, है ना? जितना भी भूमि है उस पर एक राज का अधिकार होता था और उसमें एक अस्थायी बंदोबस्त को नियुक्त कर दिया जाता था, जो कि जमींदार लोग होता था। अब वही जो है भूमि का कर को वसूलता और जो सरकार था वो उससे फिर कर को वसूला जाता था। आगे क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख 5 नेताओं का नाम लिखना है। 1857 में क्रांति हुआ था। अब 5 नेता, उसमें कौन-कौन प्रमुख नेता था? तो 1857 की क्रांति प्रारंभ में जो हुआ था वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। जिसमें कि 5 प्रमुख नेता जो था कौन-कौन था? तो नाम देखते हैं। बहादुर शाह जफर दिल्ली के, है ना? नाना साहेब कानपुर के, बेगम हजरत महल लखनऊ के और लियाकत अली इलाहाबाद के और रानी लक्ष्मीबाई झांसी के। ये 5 जो था प्रमुख नेता है ना? तो 1857 की क्रांति होने का। आगे क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आखिर क्यों? क्या वजह था कि लौह पुरुष कहा जा रहा है ना? तो सरदार पटेल का जब भारत का प्रथम गृह मंत्री बनाया गया था, है ना? और गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली चुनौती देसी रियासतों को जो था वो भारत में मिलाना था, है ना? जो भी देसी रियासत था, जो अलग मतलब अलग-अलग था, है ना? कि मतलब अभी इस आज़ादी से पहले क्या, जैसे हम लोग भारत का जब आज़ाद हुआ, उस समय बहुत ऐसा-ऐसा जो था, ये आज़ादी से पहले वहाँ राजा का शासन चलता था, बात समझिएगा, है ना? आज़ादी से पहले वहाँ राजा का शासन चलता था। लेकिन क्या हुआ कि आज़ादी के समय जब ये अंग्रेज लोग आए तो सब राजा के सारा चीज़ छीन लिया। उसका बाद जब आज़ाद हुआ तो बहुत ऐसा-ऐसा राज जो था वो भारत में विलीन नहीं होना चाह रहा था, भारत में नहीं मिलना चाह रहा था। तो उसको मिलाने के लिए जो है ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो था वो पहली चुनौती जो था देसी रियासत मतलब भारत में मिलाने के था कि जितना भी जो अलग-अलग जो है नहीं मिला हुआ है राज, उसको भारत में मिलाना था। जैसे कि बहुत सारा ऐसा-ऐसा राज जो था आपका हो गया असम हो गया, तमिलनाडु, ये सब जो राज्य है नहीं मिलना चाह रहा था। इन सब का कुछ ना कुछ डिमांड था। वो तो बहुत समझाने-वमझाने के बाद जो है वो भारत में इतना राज्य जो मिला हुआ था। पहले इतना राज्य नहीं था।
तो भारत में मिलाना था। भारत में उस समय जो था लगभग 550 से भी अधिक छोटे रियासत थे और इन कार्य को उन्होंने बिना खून बहाए करके मतलब करके दिखाया। हालाँकि हैदराबाद के लिए उन्हें सेना ऑपरेशन पोलो भी जो था वो भेजना पड़ा था। भारत के इतिहास में ऐसे पहले जो थे ऐसे पहले व्यक्ति जो थे कि मतलब जिन्होंने इतनी संख्या में जो था भारत के जो राज्य बटा हुआ था उसको एक में मिलाया, अलग-अलग टूटा हुआ था भारत को और उसको एकीकरण करने में उन्हें जो है महान योगदान दिया। इसलिए इसको लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना के संक्षिप्त जो है वो जानकारी देना है। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है वो बाबर था, है ना? और उसने पानीपत के प्रथम युद्ध जो है 1526 में किया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत के अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जो कि मुगल सल्तनत का नाम में विख्यात हुआ था। और बाबर जो है फरगना वर्तमान में जो है उज़्बेकिस्तान जो है में आया था। और बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज एवं माता की ओर से जो है वो चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। इस तरह से था जो है मुगल वंश का संस्थापना हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि डांडी, है ना? डांडी के बारे में लिखना है, एक लेख लिखना है ना? डांडी मार्च के बारे में। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ 12 मार्च 1930 को किया था, है ना? और अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ 78 कार्यकर्ताओं को साथ लेकर साबरमती से, है ना? साबरमती आश्रम से लेके समुद्र तट में एक जगह था, है ना? डांडी, वहाँ तक लगभग जो है वो 241 किलो जो मील यात्रा किया और वहाँ डांडी उसी को डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। फिर से समझिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो था कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को। और वो अपने साथ में कितने लोगों को लेके 78 कार्यकर्ताओं को साथ लेकर साबरमती आश्रम से, है ना? महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से समुद्र तट के किनारे जाके, मतलब जहाँ एक डांडी जगह था वहां पर लगभग 241 मील दूर था, उतना दूर यात्रा किए थे, है ना? और उसी को डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और ये यात्रा जो था नमक कानून के विरोध में था, है ना? जिसके नाम नमक का एक असहयोग आंदोलन के रूप में लिया गया कि नमक जो है वो सब कोई यूज करता है ना? नमक का जो कर हटाना बहुत जरूरी है, इसलिए ये जो है वो यात्रा किया गया था, जिसमें नमक बनाने पर लगभग जो है 14 गुना कर जो है सरकार भारतीय जनता से लेती थी। और गांधी जी ने अपना नमक यात्रा की पूर्व सूचना जो है वायसराय लॉर्ड इरविन को दी थी। लेकिन किंतु इरविन जो था इन यात्राओं का महत्व को नहीं समझ सका और वह सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा को जो था नेपोलियन का एल्बा, है ना, से लौटने पर जो पेरिस यात्रा की थी। आगे जो था वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जो था महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर वो नमक कानून को क्या किए, तोड़ दिए, जो कि जनता से आग्रह किया कि हर गांव में नमक कानून तोड़ा जाए और शराब अफीम विदेशी कपड़ा की दुकान पर धरना दिया जाए, है ना? सरकार को जो है वो कर नहीं देना है। और विदेशी वस्त्रों को भी जो है होलिका मतलब होली जलाई गई, विदेशी वस्त्र वस्त्र जितना था सबको जला दिया गया कि विदेशी वस्त्र वस्त्र भी जो है वो नहीं पहनना है ना? और इसके बाद जो है गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है इस वजह से। आगे क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप को चर्चा करना है। तो संथाल विद्रोह जो है जिसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है और यह विद्रोह जो है 1855 से 56 में घटित हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो था सिद्धू कान्हू चांद भैरव और दोनों बहने फूलो तथा झानो ने किया था। संथाल विद्रोह का ये अम, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे है कि अंग्रेज ने, है ना? अंग्रेज जो था, अंग्रेज ने संथाल जनजातियों का इस्तेमाल पहाड़ी जनजाति के विरोध में किया था, जिनके लिए जो था 1832 में राजमहल की पहाड़ी में जमीन की एक काफी बड़ा इलाका जो था वो सीमांकित किया गया था, जिसे दामिन ई कोह के नाम से भी मतलब जाना जाता है। और दामिन का इलाका जो था वो जंगल से भरा था और अंग्रेज ने संथालों को यह शर्त रखा था कि उनको दी गई भूमि जो है वो कम से कम 10वें भाग में साफ करके और 10 वर्षों के भीतर जो है वो जोतना था। इस तरह से और ये कार्य जो था वो संथालों में ने जो था वो बहुत ही कुशलतापूर्वक किया था। किंतु संथाली बहुत जल्दी ही यह समझ लिए थे कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया वह उनके हाथों से निकल रही है, क्योंकि जिस ज़मीन को संथालों ने साफ़ किया था, उस पर सरकार जो था वो भारी कर लगा दिया है। और भारी कर लगाने के बाद अगर कर नहीं देगा तो ज़मीन को जो है छीन लिया जाएगा। है ना? इसलिए साहूकार और दिक्कू बहुत ऊँचे दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज जो है अदा न किए जाने की स्थिति में ज़मीन भी मतलब ले लिया जा रहा था। और इसलिए जो है ये ज़मींदार लोग जो था ग्रामीण इलाके में अपना नियंत्रण दावा कर रहे थे और संथाल जनजाति जो था विरोध करना जो है शुरू कर दिया था। तो आगे क्या है कि संविधान, है ना? भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं को, लक्षण को बताना है। तो भारतीय संविधान को विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार जो है भारतीय संविधान का निम्नलिखित लक्षण है। क्या लक्षण है भारतीय संविधान का? वो हम लोग देखते हैं। पहला लक्षण विशेषता ये है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ी लिखित संविधान है। ये है ही, है ना?
भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ी लिखित एवं निर्मित संविधान है, ये है। दूसरा लक्षण है कि भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था जो है वो लागू किया गया है। तीसरा लक्षण है कि संविधान ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और गणतांत्रिक जो है वो देश घोषित कर दिया गया है। चौथा इसका लक्षण है कि भारतीय संविधान में नमनीयता, है ना? नमनीयता जो है अर्थात लचीलापन एवं अनियमितता जो है दोनों का अद्भुत मिश्रण है। और संविधान ने जो है भारत का संघात्मक में एकात्मक राज्यों में जो है वो गुण भी युक्त किया गया है। उसी तरह से अगला लक्षण है कि संविधान जो है वो संविधान नागरिक के अधिकार और कर्तव्य की व्यवस्था भी करता है। और भारतीय संविधान जो है ने नागरिक के जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए जो है वयस्क मताधिकार वोट देने का भी मतलब प्रावधान किया है। और भारतीय संविधान जो है वो संविधान का लोक कल्याणकारी संविधान है, मतलब लोगों के लिए ही ये संविधान बनाया गया है, लोग के हित में रखते हुए ये बनाया गया है। भारत के जो संविधान है वो अल्पसंख्यकों के हित में भी रक्षा का व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान जो है वो न्यायपालिका और संसदीय सर्वोच्च दोनों का समन्वय बनाया गया है। संविधान ने जो है वो सीमित शक्ति, पृथकीकरण और सिद्धांत को भी स्वीकार किया है। संविधान जो है भारत में विधि का भी शासन स्थापित किया है। ये सारा चीज जो है भारतीय संविधान का लक्षण है। आगे क्वेश्चन है कि कृष्णदेव, है ना, कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक था। कैसे? तो तुलक, है ना, तुलुक वंश में जो है कृष्णदेव जो राय 1509 से 1529 ईस्वी तक जो है विजयनगर के महानतम शासक थे। फिर से समझिएगा, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कैसे थे, है ना, क्यों थे, कैसे थे? तो तुलुक वंश के कृष्णदेव राय जो थे 1509 से 1529 में विजयनगर के महानतम शासक थे। और इन्हें महानतम कहे जाने का कारण अलग अलग है, निम्न तथ्य था क्यों महानतम कहा जाता था। तो वो बात पहले आप समझिए कि इन्हें जो है इनके शासन काल में सर्वप्रथम जो है ना, सर्वप्रमुख जो है विशेषता विजयनगर साम्राज्य का विस्तार और उनका सुदृढ़ करना था, पहला कारण। दूसरा है कि इनके जो है वो शासन काल में अ, तुंगभद्रा और कृष्ण नदी के बीच में जो है वो क्षेत्र है वो रायचूर दो आब जो था वो 1512 जो था 1512 ईस्वी में हासिल कर लिया गया था। आगे जो है कि मतलब इनको इतना महान क्यों बोला जाता है, तो तीसरा कारण है कि उड़ीसा के गजपति शासन का दमन जो है वो इन्होंने किया था ना, उड़ीसा के गजपति शासक का दमन किया था। और बीजापुर में जो था वो बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित कर दिया था, है ना। ये सब वजह से जो था वो इनको महानतम कहा जाता है। दक्षिण भारत के भव्य मंदिर जो था निर्माण करवाया था। और मंदिर में जो है गौपुरम, है ना, गौपुरम पहले ही बताएं, पहले ही ये दूसरा क्वेश्चन में था गौपुरम क्या होता है। तो मतलब मंदिर प्रवेश का द्वार था, है ना, दक्षिण भारत में। तो गौपुरम जो था वो जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। उसी तरह से आगे जो है कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप एक नगलपुरम नामक एक उपनगर का भी स्थापना किया था। और इसके शासनकाल में राय राज्य जो था हमेशा सामरिक रूप में जो है मजबूत होता रहा था, और तथा राज्य में सुख समृद्धि को बढ़ोतरी भी हुआ था। ये सारा वजह के चलते जो है इनको विजयनगर के लिए जो है कृष्णदेव राय को ये मतलब कृष्णदेव राय को विजयनगर का साम्राज्य का महानतम शासक कहा जाता है इस वजह से। अब आगे है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता, हड़प्पा सभ्यता का लक्षण बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की क्या-क्या प्रमुख विशेषता था। तो भारत के प्रसिद्ध पश्चिमोत्तर भाग में विकसित एक हड़प्पा सभ्यता था, जो कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक के बीच में हुआ था। इसका क्या-क्या लक्षण था, यहाँ क्या-क्या विशेषता था? तो यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन था, है ना। इस सभ्यता के लोग जो था कांसा से बनाने के लिए कला जो था निपुण थे, जबकि शेष भारत ताम्रपाषाण युग में जो था वो जी रहा था। ये जो युग में था जो वो लोग कांसा बनाने के कला जो था निपुण था, हाँ, अच्छा था। जबकि भारत जो था वो से बाकी भारत से भारत जो था तांबा जो था पाषाण युग में जी रहा था, और ये सब कांसा में मतलब शुरू कर दिया था। और ये एक नगरीय सभ्यता था, यहाँ की जो सभ्यता था किस तरह की सभ्यता था, नगर वाला सभ्यता था, क्योंकि ये नदी के किनारे बसा हुआ था। और इस सभ्यता के काल में नगर योजना अत्यंत उच्च कोटि की थी, और आधुनिक नगर व्यवस्थाओं में मिलती जुलती साफ सफाई और सुविधा भी बहुत बढ़िया था ना, बढ़िया नदी नली था, नली की व्यवस्था बढ़िया किया गया था, बहुत बढ़िया से रोड का व्यवस्था किया गया था। शहर को मतलब उचला निचला दुर्ग मतलब और निचला शहर में बांटा गया था। इस सभ्यता के लोग मनोरंजन और क्रीड़ा मतलब खेलने के लिए, है ना, कौतुक को जीवन का अभिन्न अंग समझते थे। और इनका समाज अत्यंत सुखी और समृद्ध और शांति प्रिय समाज था, है ना, मतलब चोर चकाटी वाला इस तरह का समाज नहीं था। और इन सभ्यताओं को जो है लोग धार्मिक विश्वासों पर आस्था रखते थे। मातृ देवी का पूजा किया जाता था, पशुपति महादेव का पूजा किया जाता था, लिंग का पूजा होता था, और प्रकृति के उपासना भी करते थे, प्रकृति का भी पूजा किया जाता था।
ई सभ्यता के काल में जो है मूर्ति निर्माण की कला उत्कृष्ट था, मतलब मूर्ति जो था बनता था और यह विभिन्न प्रकार के औजार और हथियार भी बनाने के लिए जानते थे और भवन का निर्माण और कला और रत्न आभूषण का भी निर्माण करने के लिए बहुत बढ़िया ये सब थे, है ना? नली भी इतना बढ़िया बनाते थे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो था व्यापार करने में भी निपुण थे, अच्छा थे, है ना? ये दक्षिण पश्चिम एशिया को व्यापार करते थे और दिलमुन और मगान ओमान के जो है 2 प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र भी था। अब यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो था लिपि था, है ना? वो लिपि अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है कि मतलब ये सब किस भाषा में लिखता था। सिंधु घाटी सभ्यता का कई अर्थों में सिर्फ भारत बल्कि विश्व भी सभ्यता भी एक महानतम देन है। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसका संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है ना? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को हुआ था और यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य था कि भारतीय, है ना? भारत से जो है ब्रिटिश को, वो ब्रिटिश साम्राज्य को हटा ही देना है, साम्राज्य को खत्म ही कर देना है। और ये आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था और गांधी जी का एक आह्वान मतलब चैलेंज था, है ना? समूचे देश में यह आंदोलन एक साथ आरंभ मतलब किया गया। यह भारत का जो है तुरंत आज़ाद करवाने के लिए जो है वो आरंभ किया गया था। भारत को अब जितना जल्दी हो सके वो क्या करना है, आज़ाद कर दो। और इसका कारण क्या-क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का? तो पहला कारण हम लोग देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण थे जैसे कि कृष्ण मिशन का पूरी तरह से असफल होना था। बर्मा में जो था भारतीयों के साथ किया गया दुर्व्यवहार जो किया गया था उसके चलते जो है ये किया गया। मन में जो था आंदोलन प्रारंभ करने का तीव्र भावना जागृत हुआ था। अंग्रेज सरकार जो था भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में जो सम्मिलित कर लिया था, सम्मिलित कर लिया। अब इसमें क्या था कि अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित कर नहीं रही थी, बल्कि जो है ब्रिटिश सरकार ने नीतियों से जो भारत को आर्थिक स्थिति का अत्यंत खराब हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में के दौरान जो था जापान आक्रमण जो था, आक्रमण के भय से भी जो है वो भारतीय को था और भारतीय लगभग जो था भारतीय को लगता था कि यदि अगर ऐसा हुआ तो अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर पाएँगे। अब इसका परिणाम क्या हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम? तो पहला परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने हज़ारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया। अब इस आंदोलन के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय जनमत इंग्लैंड जो था के विरुद्ध हो गया। आगे इसका जो था और भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदार और युवा मजदूर, किसान और महिलाएँ जो था बढ़-चढ़ के भाग लिया सब कोई, कि सब कोई मतलब जो था बढ़-चढ़ के भाग लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति जो मुस्लिम लीग की उपेक्षा देखते हुए लीग का महत्व अंग्रेज की दृष्टि में बढ़ भी गया था, हाँ। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो भारतीय ने स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि भी तैयार कर दिया था। उसी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो अंग्रेजों के लिए यह विदित हो गया था और यह यहाँ जो है उनका राज्य में कोई नहीं चाहता था, मतलब इस तरह की चीज़ें। अब आंदोलन को असफलता, है ना? आंदोलन असफलता की वजह क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था असफलता का मुख्य कारण यह है कि आंदोलन को सुनियोजित, है ना? सुनियोजित तैयारी जो था वो नहीं हुआ था। सरकार के दमन चक्र का अत्यधिक कठोर मतलब कर दिया था। उसके बाद असफल होने के बावजूद भी आज़ादी की लड़ाई में यह जो था भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आंदोलन साबित हुआ और इसने इसने जो है अंग्रेज़ों को भारत को स्वतंत्र करने हेतु विवश कर दिया और फलस्वरूप जो था वो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो था वो भारत आज़ाद हो गया। मतलब अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ और एक नया भारत की शुरुआत हुआ और भारत जो था वो स्वतंत्र कराने के लिए विभिन्न आंदोलन का अहम भूमिका है जिसे कि अभी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये आप लोग के इम्पोर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। अगर वीडियो पूरा देखे होंगे आप, तो आपको तो आप लिख के एग्ज़ाम आइएगा, उसका बाद फिर नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आया। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। पहली बार आए थे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का जो है वीडियो आप लोग को तुरंत और सबसे पहले मिल पाए और जिस चीज़ का भी वीडियो आप लोग को चाहिए कमेंट ज़रूर कीजिए।